नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज हम बात करेंगे देश में चल रही सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम की। वो घटनाक्रम जिसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर हुआ कैसे। वो घटनाक्रम जिसने सबको ये सोचने में मजबूर कर दिया, क्या इतनी बड़ी पार्टी में ऐसा भी हो सकता है क्या। वो इंसान जिन्होंने अपना सफर जनता दल से शुरू किया, कांग्रेस से शुरू किया और आखिर में भारतीय जनता पार्टी तक गए। अपने संघर्षों से उन्होंने कई अहम पद पाए पार्टियों में, राज्य में और देश में। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका नाम आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो चर्चाओं में चल रहा है। उन्होंने राज्यसभा के पहले ही दिन इस्तीफा दिया और कारण बताया स्वास्थ्य का। पर इसके पीछे की कई कहानियां हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर, हमारे मुख्य धारा मीडिया पर धीरे धीरे करके आ रही हैं। कोई कहता है कि भाजपा का जाट समुदाय से नाराज होना ये जगदीप धनखड़ पर भारी पड़ा, और कोई कहता है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। इस सभी कारणों के पीछे आज हमारे साथ जवाब देने के लिए हमारे साथ ही हिंदुस्तान पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली से राजनीतिक की अहम जानकारी रखने वाले नरेश वस्त जी हैं, जो कि हमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। शुक्रिया अमन जी, आभार। जैसा कि अब ये बिल्कुल पूरी तरह से इससे पर्दा उठ चुका है कि आखिर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा जगदीप सिंह धनखड़ ने क्यों दिया। जी। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का देकर दिया है, वो तो कारण कम से कम नहीं है, लेकिन जो इस्तीफा दिया वो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस पार्टी ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, उसने पार्टी से अलग हटकर क्यों जो रुख है वो अपनाया, और वही उनके इस्तीफे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। लेकिन धनखड़ साहब इतनी जल्दी इस्तीफा देंगे और ऐसी परिस्थितियों में इस्तीफा देंगे, इसका किसी को भी आंकलन नहीं था। लेकिन जिस तरह से अंतिम समय पे धनखड़ जी की जो कार्यशैली रही और जिस तरह से उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा देने से पहले अपनी धर्म पत्नी का, सुदेश धनखड़ का जन्मदिन मनाया, और जिस तरह से वहां पर विपक्षी दलों का आना जाना रहा, यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो उनसे कभी मिलते नहीं थे, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। ये एक कहीं ना कहीं देता है कि सरकार और जेपी और धनखड़ में, जगदीप धनखड़ में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। और जिस दिन 4 बजे से लेकर जिस तरह की कार्रवाई हुई और जिस तरह के एक बात कही जा रही है कि महाभियोग जो कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो लेकर आ रहे थे, वो विपक्ष के सदस्यों, सांसद सदस्यों के ये हस्ताक्षर किए, आखिर अंधेरे में सत्ता पक्ष में क्यों रखा, ये भी कहीं ना कहीं से एक रहस्य को गहराता है कि आखिर धनखड़ को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वो विपक्ष के साथ मिलकर चले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, उस पे कई तरह की थ्योरी लगातार काम कर रही हैं। अब उसको एक अलग तरह से नैरेटिव दिया जा रहा है। सबसे पहला तो यही है कि आखिर जो विपक्ष है, विपक्ष का इतना प्रेम धनखड़ साहब के प्रति क्यों जागृत हो गया है, उनके प्रति इतनी जो सहानुभूति है वो विपक्ष क्यों खड़ा करने लगा है। क्योंकि अभी तक जो ये बात कही जा रही थी कि महाभियोग प्रस्ताव भी वो धनखड़ साहब के पास लाना चाहता, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है। जो सूत्र बताते हैं कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है जब केंद्रीय मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उसको ये मालूम हुआ कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर जो लगातार जगदीप धनखड़ मुखर होकर
बोल रहे थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे सरकार भी फंस सकती है, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि विपक्ष के साथ मिलकर, और जिस तरह की खबरें लगातार दी जा रही थी कि कम से कम इस संसद मानसून सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर एक मुद्दे पर साथ आ सकता है तो वो जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर साथ आएगा। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो दोनों ही साथ लेकर आएंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने इसको पलट दिया। नरेश जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जगदीप धनखड़ जो कि पार्टी के इतने करीबी थे, प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जब वो राज्यपाल थे, वो अपने फैसले को लेकर इतने तेज थे, निडर थे। यही कई कारणों के कारण उन्हें पार्टी में ऊंचा पद दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, और अचानक ही ऐसा फेरबदल, इस पे क्या मोदी प्रधानमंत्री से भी बात नहीं हो पाई क्या, अगर इस्तीफा दिलवाया गया भी है तो? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा हो गई है कि लगातार जिस तरह का जगदीप धनखड़ का जो काम था, वो जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के साथ जो किया था, उसको लेकर खुश होकर वो उपराष्ट्रपति के पर तो पहुंच गए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के पद के अनुरूप आचरण किया है? ये एक बड़ा सवाल है, और कई तरह की चीजें हो सकती हैं कि क्या संविधान के मुताबिक जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर बैठे हों और उपराष्ट्रपति महोदय उनसे रूबरू होकर कहते हैं, बताइए मंत्री जी कि आप जो केंद्र सरकार है वो किसानों के हित पर कब काम करेगी? किसान आंदोलन करते हैं, अभी भी आंदोलन करते हैं। देश के दूसरे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे पूछ रहा था। ये एक ऐसा सवाल था जिसको सरकार के जितने भी लोग थे और जो संविधान में आस्था रखते हैं, उनको भी कहीं न कहीं विचलित कर सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को, जो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, क्या उसको इस तरह का हक है कि वो एक राजनीतिक नेता की तरह भाषण दे और एक टीचर की तरह सवाल पूछे कि बताइए मंत्री जी ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा था कि जगदीप धनखड़ उस किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, उस पर सवाल पूछ रहे थे जो कि मोदी सरकार की नीतियों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थी। क्योंकि मोदी सरकार का यह कहना है कि किसानों को लेकर, जिस तरह का छोटा किसान है उसको लेकर आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो एक बड़ा सवाल सबसे ये था। दूसरा सवाल जो सबसे था कि न्यायपालिका को लेकर, क्योंकि पेशे से जगदीप धनखड़ वकील हैं और वो वकील होने के नाते कहीं ना कहीं से न्यायपालिका के साथ हमेशा से टकराव के मूड में दिख रहे थे। तो सूत्रों का यह कहना है कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच में बिल्कुल सामान्य नहीं चल रहा था, क्योंकि एक संदेश लगातार यह जा रहा था कि जो जगदीप धनखड़ बोलते हैं वो सरकार का ही पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से महाभियोग के प्रस्ताव पर ओपोजिशन का स्वीकार किया, उसने एक ऐसा मौका मोदी सरकार को भी दे दिया कि उनको निजात मिल गई। और इसकी बात अमन इस तरह से समझी जा सकती है कि जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिला है, कहीं संवैधानिक पदों पर रहकर आपके उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार ने भी एक छुटकारा, एक राहत की सांस ली है जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद। नरेश जी, आगे बढ़ेंगे। एक सोशल मीडिया पर और कई वरिष्ठ पत्रकारों के मन में भी एक सवाल है, आपके मन में भी होगा, कि भाजपा का जाट समुदाय से कहीं कहीं नाराजगीपन देखा जा रहा है क्या? क्योंकि दिल्ली के मंत्री इस समय प्रवेश वर्मा, वो भी कुछ समय पहले नाराज हुए थे भाजपा से, और सत्यपाल मलिक जो हाल फिलहाल में बीमार चल रहे हैं, वो भी जाट समुदाय से आते थे, किसान आंदोलन वगैरह में वो अहम भूमिका निभाते थे। ये सभी जाट समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं
कई जाट समुदाय के जो नेता थे वो जनता दल से भाजपा में आए थे। तो भाजपा का कहीं न कहीं जाट समुदाय से नाराज़गी हो रहा है क्या? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में देखा जाए तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है और कई जाट समुदाय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हमारे उत्तरी भारत से आते हैं। तो एक ये एंगल हो सकता है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के और राज्यसभापति के सभापति के आसन पर जब जगदीप धनखड़ बोले थे, तो तब ये उन पर एक आरोप लगा था कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति हैं, वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तब जगदीप धनखड़ ने बड़े ही हल्के अंदाज में कहा था कि अनपढ़ जाट, पढ़ा लिखा और पढ़ा हुआ जाट खुदा बराबर। जाहिर सी बात है, किसी भी, क्योंकि एक वो ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे जो कि राजनीति में एक बहुत ही दबंग और एक असरदार कम्युनिटी रखती है। लेकिन असल सवाल उसके पीछे छुपा हुआ है कि जिस तरह का आचरण लोगों ने जगदीप धनखड़ के बारे में देखा है, जिस तरह के सवाल वो सीधे पूछे उन्होंने और सरकार को कहीं न कहीं दुविधा में डाला है, तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ है। ये बात देखनी होगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक के साथ भी इसी तरह से का मामला आया था। लेकिन राजनीतिक सूत्रों में, राजनीतिक हलकों में ये बात कही जा रही है कि जिस पार्टी ने आपको उपराष्ट्रपति जो है बनाकर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जगदीप धनखड़ की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो जिस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर भी है, वो लगातार ये सवाल उठाते थे कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है तो मेरी क्यों नहीं। वो अपने काफिले में कुछ मर्सिडीज गाड़ियों का भी काफिला चाहते थे, और ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए तो वो उनसे मिलना चाहते थे। कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षा को इतने पंख लग गए थे, उसी ने जगदीप धनखड़ को इस तरह का किया है। जाट समुदाय का इस मामले पर नहीं आता, क्योंकि अब सारी चीजें, तस्वीरें जो हैं वो बाहर हो गई है, और मोदी सरकार के बारे में बिल्कुल साफ कहा जाता है कि वो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है, जिस लाइन पर वो काम करना चाहता है, अगर कोई उससे बाहर होता है तो उसका रास्ता जो है वो बाहर का ही होता है। वही जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है। तो अभी जैसे अब अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव सितंबर के अंत तक होना है, जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें कई नामों की चर्चा हो रही है। जैसे बिहार के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह हुए, और विपक्ष से शशि थरूर हुए, और मनोज सिन्हा हुए, नीतीश कुमार हुए। ऐसे कई नाम चर्चा में आ रहे हैं कि अब इनको उतारा जा सकता है उपराष्ट्रपति के चुनावी मैदान में। और एक एंगल ये भी आ रहा है कि जैसे भाजपा पार्टी पर कुछ हद तक कंट्रोल आरएसएस का होता है, भाजपा आरएसएस मिलकर किसको बैठाना है सीट पर और किसे उतारना है डिसीजन लेते हैं। तो क्या लगता है, अब उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस की भूमिका भी अहम होगी क्या? देखिए, एक सवाल बिल्कुल साफ आपने उठाया है कि जो भाजपा के, जो आरएसएस के संस्कारों से निकलकर जो नेता बने हैं और जो चाहते हैं कि इस बार का जो भी उपराष्ट्रपति का पद हो, वो भाजपा के संस्कारों से, आरएसएस के संस्कारों में पला बड़ा हो, जो चीजों को समझता है। और इसकी एक अच्छी तस्वीर भी सामने है। भैरव सिंह शेखावत का जिस तरह का कार्यकाल रहा है, वेंकैया नायडू जी का जिस तरह का कार्यकाल रहा है, एक वर्ग का ये कहना है कि जो भी उपराष्ट्रपति बने वो भाजपा से निकला हो, आरएसएस से निकला हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह के फैसले लेते हैं, वो कई बार चौंकाते हैं। इसलिए बीजेपी में एक बात यह भी कही जाती है कि जिस मामले पर पहले उसको पूरा हाइप दिया जा रहा है, आपने देखा हो कि हर दिन दूसरा नाम या तीसरा नाम जो है वो आ जाता है। गुलाम नबी आजाद का नाम है, फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम है। लेकिन अगर आप देखा जाए, सीरियस कंटेंडर की बात है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानून के बड़े जानकार हैं, उनका भी नाम चल रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दौड़ में हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी दौड़ में हो सकते हैं, और थावरचंद गहलोत जो कि दलित समुदाय से आते हैं और कर्नाटक के राज्यपाल है, ओपी माथुर जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो वरिष्ठ होगा, क्योंकि जिस तरह से वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, तो तब ये लगता था कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो कौन सा नया चेहरा लाना चाहते हैं और किस मंत्री को वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी, नरेश जी, आपने जो जानकारी हमें दी हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिली होगी कि क्या राजनीतिक में चल रहा है, क्या उपराष्ट्रपति के पद को लेकर जो राजनीति दिल्ली से लेकर पूरे देश में चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इनफैक्ट स्टोरी बताने के लिए कि दिल्ली की राजनीति में फिलहाल क्या चल रहा है और राज्यसभा की राजनीति से लोकसभा तक और बिहार के चुनाव में कौन कहां से आ सकता है इस उपराष्ट्रपति पद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमें जानकारी साझा करने के लिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।